आबे हयात पार्ट 21। सलार पर नज़र रखी जाने लगी थी और इससे पहले कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, इंग्लैंड के एक अखबार ने पेट्रस बीका की फराहम की गई मालूमात की तहकीक करने के बाद कांगो के पिग्मीज और वर्ल्ड बैंक के कांगो के बाड़ानी जंगलात में होने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एक कवर स्टोरी की थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक के किरदार के हवाले से बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए थे। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में जैसे हलचल मच गई थी। वर्ल्ड मीडिया में इस मामले की रिपोर्टिंग और कवरेज को दबाने की कोशिश की गई थी, मगर इससे पहले ही यूरोप और एशिया के बहुत सारे ममालिक के मुमताज़ अखबारात इस आर्टिकल को रीप्रिंट कर चुके थे और वर्ल्ड बैंक के अंदर मची वो हलचल इस वक्त पहले अपने अरूज पर पहुंच गई थी, जब सलार सिकंदर की तरफ से हेड ऑफिस को कांगो में चलने वाले इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक तफसीली ईमेल की गई थी, जिसमें इसने मुख्तलिफ माहौलियाती अदारों से मिलने वाले डाटा भी मुंसलिक किया था, जो इन जंगलात की इस तरह कटाई को एक बड़े माहौलियाती अदम तवाज़ुन का पेश खैमा करार दे चुके थे। एक इंसानी अलमिया के अलावा इसका वो ख़त बैंक के अलाहदारान के लिए शदीद परेशानी का बायस बना था, और यही वो वक्त था जब सलार सिकंदर को नामालूम सराय की तरफ से धमकियों का आगाज़ हुआ था। वो प्रोजेक्ट्स जो इन्हें चलाने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर्स की आमदनी दे रहे थे, बैंक के अपने कंट्री हेड की मुखालफत का बायस बनते, तो वो कंपनीज और इनके पीछे कई बैनुल अक़वामी ताकतें खामोश तमाशाई नहीं बनी रह सकती थी। कोई आम सूरत हाल होती तो इस वक्त तक सलार सिकंदर से इस्तीफ़ा लेकर इसे बड़े हित्तक अमेज़ तरीके से मुलाजमत से फारिग किया जा चुका होता, मगर इस वक्त इसका इस्तीफ़ा इंटरनेशनल मीडिया के तजस्सुस को और उभार देता। वो तूफ़ान जो अभी चाय के कप में आया था, वो इससे बाहर आ जाता। इस ईमेल का जवाब सलार सिकंदर को एक तनबीह की सूरत में दिया गया था, जो सादा लफ्ज़ों में खामोश हो जाने की ताकीद थी और सलार के लिए गैर मुतवक्का नहीं थी। बैंक ने ना सिर्फ इसे ईमेल में होने वाले इसके तज्ज़िये को नापसंद किया था, बल्कि पेट्रस बीका की फराहम की जाने वाली बुनियाद पर गार्डियन में शाया होने वाली कवर स्टोरी का मलबा भी इसके सर डालते हुए इसे अबीका का और इस कवर स्टोरी में इस्तेमाल होने वाली मालूमात का जरिया करार दिया गया था। ये इल्ज़ाम सलार सिकंदर के लिए प्रोफेशनल काम पर एक धब्बे के मुतरादिफ था। पेट्रस बीका से हमदर्दी रखने मुतासिर होने और ईमेल के बावजूद सलार ने इससे बैंक की किसी इन्फॉर्मेशन या दस्तावेज़ की बात की नहीं थी। अबीका ने सारी मालूमात या दस्तावेज़ात कहाँ से ली थी, वो अबीका के अलावा कोई नहीं जानता था। इस तनबीह के जवाब में सलार ने बैंक को अपने इस्तीफ़े की पेशकश की थी। उसे अब ये महसूस हो रहा था कि इसे मॉनिटर किया जाता था, इसके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे थे या टेप हो रही थी और इसकी ईमेल्स हैक हो रही थी। यह दिनों में इसके ऑफिस का माहौल तब्दील हो गया था। इसने बैंक की नाराज़ी और हदायत के बावजूद अबीका से ना तो अपने मेल जोल को ख़त्म किया था और ना ही राब्ता ख़त्म किया था। इस्तीफ़े की पेशकश के साथ इसने बैंक को कांगो में चलने वाले जंगलात प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी तफसीली रिपोर्ट भी भेज दी थी, जो सलार सिकंदर की अपनी तहकीकात और मालूमात की बुनियाद पर थी, और तवक्का के मुताबिक इसे वाशिंगटन तलब कर लिया गया था। इमामा को सारी सूरत हाल के बारे में कुछ ही इल्म नहीं था। वो उम्मीद से थी और सलार इसे इस टेंशन का हिस्सेदार बनाना नहीं चाहता था जिससे वो खुद गुजर रहा था। सब कुछ ठीक है सलार, वो इस तरह सलार की बैंकिंग या पैकिंग कर रही थी। जब पैकिंग करते इसने अचानक सलार से पूछा था। वो अपना ब्रीफकेस तैयार कर रहा था। हाँ यार, तुम क्यों पूछ रही हो? सलार ने इससे जवाबन पूछा। तुम वाशिंगटन क्यों जा रहे हो? वो अपने खदशों को किसी मुनासिब सवाल की शक्ल में नहीं ढाल सकी थी। मीटिंग है और मैं तो अक्सर आता जाता रहता हूँ कहीं ना कहीं। इस बार तुम्हें इस तरह के सवाल क्यों पूछने पड़ रहे हैं? अपना ब्रीफकेस बंद करते इसने इमामा से कहा था। पहले कभी तुम इतना परेशान नहीं लगे। वो इसकी बात पर चंद लम्हे बोल नहीं सका। कोशिश के बावजूद इसका चेहरा इसकी जहनी कैफियत को इमामा से पोशीदा नहीं रख सका था। नहीं, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है, बस शायद ये होगा कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। इमामा के कंधों पर हाथ रखे इसने अपने अल्फाज और लहजे को मुमकिन हद तक नॉर्मल रखने की कोशिश की। इस बार भौंचका होने की बड़ी इमामा की थी। जॉब छोड़नी पड़ेगी? तुम तो अपनी जॉब से बहुत खुश थे। वो हैरान ना होती तो क्या होती था, लेकिन अब नहीं हूँ, सलार ने मुख्तसरन कहा था। कुछ मसले हैं, तुम्हें वापस आकर बताऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। कहाँ हैं वो दोनों? सलार ने बड़ी सहूलत से बात बदल दी थी। एक लम्हे के लिए इस वक्त इसे ख्याल आया था कि इन हालात में इसे अपने बच्चों और इमामा को किंशासा में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हल क्या था इसके पास? इमामा की प्रेगनेंसी के आखिरी महीने चल रहे थे। वो हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं कर सकती थी और वो वाशिंगटन में होने वाली इस मीटिंग को मौखर या कैंसिल करने की सवाबदीद नहीं रखता था। तुम अपने और बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। वो अब बच्चों के कमरों में बिस्तर पर सोए हुए जिब्रील और अनाया को प्यार कर रहा था। इसकी फ़्लाइट चंद घंटों बाद थी। मुलाजमा को अपने पास घर पर रखना मेरी गैर मौजूदगी में, उसने मामा को हदायत करते हुए कहा था। तुम हमारी फ़िक्र मत करो, 3 दिन ही की तो बात है। तुम सिर्फ अपनी मीटिंग को देखो। आई होप वो ठीक रहे। इमामा को वाकई इस वक्त तशवीश इसकी मीटिंग की ही थी।
उसे आधे घंटे में निकलना था, इसका सामान पैक था। वो दोनों चाय का एक आखिरी कप पीने के लिए लाउंज में साथ बैठे थे और इस वक्त चाय का पहला घूंट पीने से पहले सलार ने उससे कहा था, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा। इमामा अपनी चाय उठाते हुए ठुटकी पर हंसी, लेकिन बहुत अरसे के बाद तुमने कहीं जाने से पहले ऐसी कोई बात की है, खैरियत है? वो अब इसका हाथ थपक रही थी। सलार ने मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया था। हाँ खैरियत है, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ इसलिए फ़िक्रमंद हूँ। अकेली तो नहीं हूँ, मैं जिब्रील अनाया है मेरे पास, तुम परेशान मत हो। सलार चाय के घूंट भरता रहा। इमामा चाय पीने लगी, लेकिन इसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो इससे कुछ कहना चाहता है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। वो चाय पीते हुए चौंका फिर मुस्कुराया। वो हमेशा उसे बूझ लेती थी। हमेशा एक इतराफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, वापस आकर करूँगा, उसने चाय का कप रखते हुए कहा। मुझे तुम्हारी ये आदत सख्त नापसंद है। हर दफ़ा कहीं जाते हुए मुझे उलझा जाते हो। मैं सोचती रहूँगी पता नहीं क्या इतराफ़ करना है। इमामा ने हमेशा की तरह बुरा माना था और इसका गिला गलत नहीं था। वो हमेशा ऐसे ही करता था और जानबूझ कर करता था। अच्छा दोबारा कभी नहीं करूँगा। वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। इसके जाने का वक्त हो रहा था। बाजू फैलाए वो हमेशा की तरह जाने से पहले इमामा से आखिरी बार मिल रहा था। हमेशा की तरह एक एक गर्म जोश मान का आई लव यू एंड मिस यू, जल्दी आना। वो हमेशा की तरह जज्बाती हो रही थी और वही कलमात दोहरा रही थी जो वो हमेशा दोहराती थी। पोर्च में खड़े आखिरी बार इसको खुदाफिज कहने के लिए इसने अलविदाई अंदाज में सलार की गाड़ी के चलते ही हाथ हिलाया था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से तवील पोर्च को अबूर करते हुए खुले हुए गेट से बाहर निकल गई थी। इमामा को लगा था ज़िंदगी और वक्त दोनों थम गए थे। वो जब कहीं जाता था वो इसी कैफी से दो चार होती थी। आज भी हो रही थी। गार्ड ने अब गेट बंद कर दिया था। शादी के 6 साल के बाद बहुत कुछ बदल गया था। ज़िंदगी जैसे एक पटरी पर चलने लगी थी, रोज़मर्रा के मामूल की पटरी पर। ना चाहते हुए भी इंसान दायरे में सफ़र करने लगता है। 2 बच्चों की आमद सलार और इमामा की ज़िंदगी को भी बड़ी हद तक एक दायरे के अंदर ले आई थी, जहां अपनी ज़ात पीछे चली जाती है। सेंट्रल स्टेज बच्चों के पास चला जाता है। खदशात, वक़ात और गलत फहमियों का वो जल जिसमें एक नया शादीशुदा जोड़ा शादी के शुरू के कुछ अरसे में जकड़ा रहता है, वो टूटने लगता है। एतमाद लम्हा भर में बदएतमादी में नहीं बदलता। बेतबारी पल भर में गायब होना सीख जाती है। गिला गुंगा होना शुरू हो जाता है। बंधन आदत में बदलने लगता है और ज़िंदगी मामूल बनते हुए यूं गुजरने लगती है कि इंसान दिनों, हफ्तों, महीनों की नहीं सालों की गिनती भूल जाता है। इमामा भी भूल गई थी। पीछे पलटकर वो देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि पीछे यादें थी और यादें एक्टोपस बनकर लिपट जाने की खासियत रखती थी। पीछे अब कुछ रहा ही नहीं था और जो रह गए थे इनके लिए वो कब की मर चुकी थी। इस बोर्ड रूम का माहौल वैसा नहीं था जैसा सलार ने हमेशा देखा था। संजीदगी हर बोर्ड का हिस्सा होती थी, लेकिन जो इसने इस दिन वहाँ देखी थी वो संजीदगी नहीं थी, वो सर्द महरी थी। और सर्द महरी बोर्ड रूम में बैठे सिर्फ किसी 1 या 2 लोगों के अंदाज और हरकतों सकनात से नहीं झलक रही थी। वहाँ इस बोर्ड रूम में बैठे 7 के 7 लोगों के चेहरों और आंखों में एक जैसी ठंडक और सर्द महरी थी। ऐसी सर्द महरी जो किसी कमज़ोर असाब के इंसान को हवास बाख्ता करने के लिए काफ़ी थी। बेतासुर चेहरे, दूसरों के औसान खता कर देने वाली नज़रें, किसी दोस्ताना मुस्कुराहट से आड़ी बिछे हुए लब, जिन पर अगर कभी कोई मुस्कुराहट आती भी तो वो एक तज़हीक अमेज़ और तौहीन अमेज़ खम से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। वो पल भर रहकर गायब हो जाती या हो जाता था। एक बेज़वी शक्ल की मेज़ के गिर्द टांगों पर टांगे रखे वो 5 मर्द और 2 औरतें इस वक्त के माहिर थे, जो इस वक्त काम कर रहे थे या इस वक्त कर रहे थे। वो वर्ल्ड बैंक के सलार सिकंदर जैसे कई बाज़मीर एम्पायर्स का धरन तख्ता काट चुके थे, जिन्हें ज़िंदगी में कभी बैठे बैठाए वर्ल्ड बैंक में काम करते करते प्रोफेशनल एथिक्स, इखलाकियात का दौरा पड़ता, इंसानियत याद आना शुरू हो जाती। सलार सिकंदर इनके सामने क्या शय था? कम अज़ कम इस मीटिंग के आगाज़ से पहले वो यही सोच कर आए थे। इज्तिमाई तौर पर इनकी हिकमत ये नहीं भी थी, तो भी इनफरादी तौर पर इनका तरीक़ाकार यही था। वो 7 लोग सलार सिकंदर के कैरियर के हवाले से एक एक चीज़ जानते थे और इतनी ही मालूमात वो इनके बारे में रखता था। इनमें से किसी को किसी की तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। सलार सिकंदर ने मीटिंग के आगाज़ में इस मीटिंग की सरबराही करने वाले हेड की इब्तदाई कलमात बड़े तहम्मुल से सुने थे। वो सलार सिकंदर की नाअहली, कोताहियों और नाकामियों को डिस्कस कर रहा था। सलार ने बाकी 6 लोगों की नज़रें खुद पर जमी महसूस की। वो एक चार्ज शीट थी जो इस प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए माइकल फ्रैंक इस पर लगा रहा था। सलार भी इतने ही बेतासुर चेहरे के साथ इन इल्ज़ामात को सुनता रहा। इस मीटिंग का एजेंडा ये नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सलार के लिए वो सब इल्ज़ामात गैर मुतवक्का थे।
मैं इनमें से किसी भी बात का जवाब देने से पहले इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है ये प्रेजेंटेशन इनमें से बहुत सारे सवालात और एतराज़ात का जवाब दे देगी जो आप मुझ पर लगा रहे हैं। सलार ने माइकल के इब्तदाई कलमात के बाद इसके किसी इल्ज़ाम का जवाब देने की बजाय कहा था, इन 7 अफराद में से किसी ने इस प्रेजेंटेशन को पेश करने से रोका नहीं था, लेकिन इनमें से किसी ने इस प्रेजेंटेशन की नौयत और मकसद जानने की कोशिश या दिलचस्पी नहीं ली थी। सलार एक के बाद एक स्लाइड प्रोजेक्टर पर दिखाता गया। इसमें बहुत सारे हक़ाइक़ और अदाद शुमार थे और इनकी अपनी ज़ाती तहकीक भी। वह इन तमाम चीज़ों को इन स्लाइड्स के ज़रिए दिखा रहा था जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से अगर वो मनसूबा तौर चढ़ जाता तो अफ्रीका के जंगली हयात के साथ साथ पिगमेंट्स की मुमकिन तबाही के हवाले से होलनाक अदाद शुमार। वर्ल्ड बैंक के चार्टर की कौन कौन सी शिकों की खिलाफ वर्जी इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हो रही थी। इन जंगलात में काम करने वाली कंपनीज़ की तरफ से कांगो की मकामी आबादी के साथ इत्तिसाल की डॉक्यूमेंट्री सबूत और इंटरनेशनल डोनर कंपनीज़ और NGOs के खदशात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स के हवाले से इसकी प्रेजेंटेशन मुकम्मल थी और वो अगर किसी अखबारी या न्यूज़ नेटवर्क के हाथ लग जाती तो अफ्रीका में वो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा स्कैंडल होता। इन 7 लोगों ने वो प्रेजेंटेशन बेतासुर चेहरों के साथ अपनी अपनी कुर्सियों पर साकित बैठे दम साधे देखी थी, लेकिन आध घंटे की इस प्रेजेंटेशन के ख़त्म होने के बाद इन 7 के जहन में जो खदशा उभरा था वो एक ही था। सलार सिकंदर के हाथ में वो ग्रेनेड था जिसकी पिन वो निकाल कर इसे हाथ में लिए बैठा था। मसला ये नहीं था कि वो ग्रेनेड दूसरों की तरफ फेंक देने से इनकी जान छूट जाती, वो जहाँ भी फटता वही तबाही फैलाता। प्रोजेक्टर की स्क्रीन तारीख थी। सलार ने अपने लैपटॉप को बंद करते हुए इन 7 लोगों के चेहरों पर नज़र डाली। माइकल के चेहरे को देखा जो इसकी सदारत कर रहा था। इतने सालों की पब्लिक डीलिंग के बाद वो इतना अंदाज़ा तो लगा ही पाया था कि इसने प्रेजेंटेशन तैयार करने और इसे यहाँ पेश करने में अपना वक्त ज़ाया किया था। तो तुम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहते? माइकल ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए इससे जो सवाल किया था इसने बोर्डरूम में मौजूद लोगों के हवाले से सलार के खदशात की जैसे तस्दीक की थी। मैं ये चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक कांगो में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दे। तमहीद अगर माइकल ने नहीं बांधी थी तो सलार ने भी इस पर वक्त ज़ाया नहीं किया था। तुम मज़ाहिका खेस बात कर रहे हो। इतने सालों से शुरू किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक एक छोटे से ओहदेदार के कहने पर ख़त्म कर दे, क्योंकि उसे बैठे बैठाए ये फोबिया हो गया है कि बैंक कांगो में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। वो जो लिया पीटर वर्ड थी जिसने बेहद तहज़ीक अमेज़ अंदाज में सुलगा देने वाली मुस्कुराहट के साथ सलार से कहा था, वो इस कमरे में माइकल के बाद सबसे सीनियर थी। अगर मैं फोबिया का शिकार हूँ या ये मेरा दिमागी हलल है तो ये बीमारी इस वक्त इन जंगलात में बसने वाले लाखों लोगों को लाक हो चुकी है। सलार सिकंदर ने तुर्की ब तुर्की के जवाब दिया था। तुम क्या हो, किस हैसियत में कांगो में बैठे हो? वर्ल्ड बैंक के इस एम्प्लॉय के तौर पर, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर कांगो के लोग या पिगमेंट्स तुम्हारा सरदर्द नहीं है। तुम्हारी तरजीह से फेक होनी चाहिए कि तुम मुकर्रर वक्त पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करो और तमाम अहदाफ के हसूल के साथ। इस बार बात को तुर्शी से काटने वाला अलेक्जेंडर राफेल था जो वर्ल्ड बैंक के सदर के करीब तरीन मामून में से एक था। तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? वो शराइत ज़वाबित पढ़ी हैं जो इसका कॉन्ट्रैक्ट में है और जिनसे तुमने इत्तफाक करते हुए साइन किए हैं। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हो और बैंक तुम्हें जॉब से निकालने का पूरा इख्तियार रखता है। इसके बदले में उसके लहजे में ये रखाई इसका शनाख्ती निशान थी और वो इसी रखाई और बेमहरी के लिए जाना जाता था। सलार वहाँ मौजूद तमाम लोगों को इनकी काबिलियत के अलावा इनकी खसूसियात के हवाले से भी जानता था। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है और सिर्फ एक बार नहीं कई बार पढ़ा है। मैंने वर्ल्ड बैंक का चार्टर भी पढ़ा है और ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ना वर्ल्ड बैंक के चार्टर में कहीं ये तहरीर है कि मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो बुनियादी इंसानी हकूक़ को किसी मुल्क की कानूनी ज़वाब्तों की धज्जियाँ उड़ा कर रख देगा। अगर ऐसी कोई शिक मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी और मैं उसे नज़रअंदाज कर बैठा हूं तो आप मुझे रेफरेंस कर सकते हैं। मैं भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में इसे पढ़ लेता हूं। ईमेल की सूरत में मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास मौजूद है। उसने लैपटॉप एक बार फिर ऑन किया था। अलेक्जेंडर राफेल चंद लम्हों के लिए बोल नहीं सका। इसके माथे पर बल थे और मुसलसल तनाव में रहने की वजह से वो मुस्तकिल झुर्रियों में तब्दील हो चुके थे। वो सिर्फ इस वक्त चेहरे से खुशगवार लगता था जब इसके चेहरे पर भूले भटके हुए मुस्कुराहट आती थी, वरना कड़कतगी इसके मिजाज के साथ इसके चेहरे पर भी या इसके चेहरे का भी नुमाया हिस्सा थी। अपनी करंजी आंखों को मोड़ते हुए इसने सलार से कहा, तुम अपने आप को इन लोगों से ज़्यादा काबिल समझते हो जिन्होंने ये प्रोजेक्ट कई साल की तहकीक के बाद शुरू किया था? तुम समझते हो जिन्होंने फिजिबिलिटी बनाई थी वो इडियट्स थे? और अपनी तहसीक अमेज़ अंदाज में इसने पूछ रहा था।
नहीं, वो इडियट्स नहीं थे और ना ही मैं इडियट हूँ। वो फेयर नहीं थे और मैं हूँ। बात सिर्फ इस दयानत की है जो इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हुए नज़रअंदाज की गई, वरना ये मुमकिन ही नहीं था कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने वाले इतने अक्ल के अंधे और नाअहल हों कि इन्हें वो सब नज़र ना आए जो मुझे नज़र आ रहा है और मेरे अलावा और लाखों मकामी लोगों को नज़र आ रहा है। वर्ल्ड बैंक को इस प्रोजेक्ट के हवाले से दोबारा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एक इंक्वायरी कमेटी बनाकर। मुझे यकीन है इस कमेटी ने दयानतदारी से काम किया तो इन्हें भी ये सब नज़र आ जाएगा जो मुझे नज़र आ रहा है। सलार सिकंदर ने राफेल की हित तक इस जुमलों को नज़रअंदाज करते हुए कहा था, मेरे ख्याल में बेहतर है कि इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए एक काम किया जाए जो वाशिंगटन और बॉम्बे तुम्हारे ऑफिस में इस प्रोजेक्ट के हवाले से पैदा हो गया है। इस बार बोलने वाला बिल जॉल्स था। वो वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक की मीडिया को ऑर्डिनेशन को मॉनिटर करता था और इस प्रोजेक्ट के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में आने वाली खबरों को दबाने में इसकी काबिलियत और असर रसूख का बड़ा अमल दखल था। तुम रिज़ाइन कर दो, जैसे तुमने प्रेजेंटेशन और बैंक के साथ होने वाली ऑफिशियल ख़तों किताबत में भी ऑफ़र किया था कि इस प्रोजेक्ट को तुम इस तरह नहीं चला सकते। वो बड़े तहम्मुल और आसानी से सलार सिकंदर को जैसे सलाह दे रहा था। अगर ये ऑप्शन वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा मुनासिब लगता है तो मुझे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे भी इस मसले का हल सिर्फ मेरा इस्तीफ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इस इस्तीफ़े की वजूहात में इस प्रेजेंटेशन में दिए जाने वाले सारे अदाद व शुमार शामिल करूँगा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी लिखूँगा और मैं इस्तीफ़े को पब्लिक करूँगा। बोर्ड रूम में चंद लम्हों के लिए खामोशी चाहिए थी। वो बिलाखिर इस एक नुक्ते पर आ गए थे जिसके लिए सलार सिकंदर को कांगो से वाशिंगटन तलब किया गया था और जो वर्ल्ड बैंक की गले में हड्डी बांधकर फंसा हुआ था। बोर्ड रूम में बैठे इन 7 लोगों के पास सिर्फ 2 टास्क थे। यहाँ सलार सिकंदर को इस प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए तैयार किया जाए और इससे कहा जाए कि वो रिपोर्ट वापस ले ले जो उसने वर्ल्ड बैंक को इस हवाले से अरसाल की थी, या फिर उससे खामोशी से इस्तीफ़ा लिया जाए और वह इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर होना चाहिए। इसके अलावा और कोई वजह इसकी तहरीरी इस्तीफ़े में बयान नहीं होनी चाहिए। और अब मसला इससे बढ़ गया था। वो ना सिर्फ इस्तीफे में ये सब कुछ लिखना चाहता था बल्कि इस इस्तीफे और इस रिपोर्ट को पब्लिक भी करना चाहता था। अगले 3 घंटे तक वो बोर्ड रूम में बैठे हुए 7 अफराद इसके साथ बहस करके इसे कायल करने की कोशिश करते रहे थे। उन्होंने इस पर हर हरबा इस्तेमाल कर लिया था। जब दलीलों से काम नहीं बना तो इन्होंने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में इस्तीफे के हवाले से कुछ शिकों को उठाकर इसे धमकी दी थी कि वो जॉब के दौरान अपने इल्म में लाए गए तमाम प्रोफेशनल मामलात को सीगा राज में रखने का पाबंद है और इस इस्तीफे को पब्लिक करने और इस रिपोर्ट को मीडिया पर लाने पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और इसे ना सिर्फ माली तौर पर लंबा चौड़ा हर जाना बढ़ना पड़ता बल्कि वो आइंदा बैंक या इससे मुंसलिक किसी भी छोटे बड़े अदारे की जॉब करने के लिए नाअहल करार दे दिया जाता। सलार सिकंदर को पता था ये धमकी नहीं थी, बहुत बड़ी धमकी थी। वो बिलावास्ता तौर पर इसे बता रहे थे कि वो इसके प्रोफेशनल करियर को कम से कम सिर्फ वर्ल्ड बैंक में ही नहीं बल्कि इन तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ख़त्म कर देते जो अमेरिका की सरपरस्ती में चलती थी और उसे पता था वो ये कर सकते थे। वो बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस सतह पर काम कर रहा था वहाँ इसके हवाले से एक छोटी सी कानूनी चारा जो है भी एक इकनॉमिस्ट फाइनेंशियल तज्ज़ियाकार के तौर पर इसकी साख तबाह करके रख देती। कोई नामवर अदारा इसके खिलाफ इस तरह के इल्ज़ामात में होने वाली कानूनी चारा जोई के बाद इसे कभी ना रखता कि इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद राजदारी की शिक की खिलाफ वर्जी की थी। वो इसकी साख पर लगने वाला ऐसा दब्बा होता जिसे वो कभी नहीं मिटा सकता था। इन 7 लोगों ने इसे ये धमकी भी दी थी कि वर्ल्ड बैंक इसके मातहत कांगो में चलने वाले प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से ऑडिट करवाएंगे और माली और दूसरी बेज़ाब्तगियों के बहुत से सबूत निकाल कर उसे बहुत बेइज्जत करके इस ओहदे से फारिग किया जा सकता था जिस पर वो काम कर रहा था। मगर अगर वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपनी रिपोर्ट लेकर मीडिया के पास भी जाता तब भी इसके इल्ज़ामात और रिपोर्ट्स अपनी हैसियत खो देते क्योंकि बैंक के पास जवाबी तौर पर इसके ख़िलाफ़ करने के लिए बहुत कुछ होता और मीडिया इसकी इस रिपोर्ट को ज़ाती अनाद और बुग़्ज़ के अलावा और कुछ नहीं समझता। वो निचले दर्जे की ब्लैक मेलिंग थी जिस पर वो उतर आए थे। सलार जानता था वो ये कर सकते थे। इसकी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल दयानतदारी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक कभी उंगली नहीं उठाई गई थी और इसका प्रोफेशनल रिकॉर्ड इस हवाले से काबिल रश्क था। लेकिन वो जानता था अगर वर्ल्ड बैंक कांगो में इसके ऑफिस के ज़रिए चलने वाले प्रोजेक्ट्स में कोई सकम या गबन तलाश करने पर मिस्र था तो वो ये ढूंढ ही लेते। वो या दुनिया को कोई बंदा वर्ल्ड बैंक की ऑडिट टीम की छुरी से नहीं बच सकता था अगर इन्हें इस मकसद के साथ भेजा गया हो कि इन्हें किसी जगह हर सूरत में कोई माली बेज़ाब्तगी तलाश करना ही थी। आम हालात में सलार इस तरह के किसी मामले पर अपने आप को इतनी मुश्किल सूरत हाल में ना डालता, खासतौर पर अब जब इसकी एक फैमिली थी, एक बीवी थी, कमसुन बच्चे थे जो इस पर इन्हिसार करते थे। लेकिन आम हालात नहीं थे। पेट्रा सबीकर ने इसे इन सारे मामलात के
मामले में बेहिस नहीं रहने दिया था, ये इसकी बदकिस्मती थी। वो अफ्रीका और पिगमेंट्स के बारे में जज्बाती होकर सोचने लगा था और इसकी यही जज्बातियत इस वक्त इसके आड़े आ रही थी। खामोशी से इस मामले पर इस्तीफ़ा देकर इस सारे मामले से अलग हो जाने का मतलब सिर्फ एक था, वो भी इस जुर्म का शिरकेकार होता जो 21वीं सदी के इस दहाई में कांगो में पिग्मीज के साथ किया गया होता। वो रुकने वालों और एहतजाज करने वालों में शामिल होकर तहरीक का हिस्सा ना बनता, मगर इसका मसला तहरीक का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं थी। सिर्फ ज़मीर की जुबान से बचने की ख्वाहिश तो ज़िंदगी के किसी न किसी स्टेज पर इसे इस ऐसे जुर्म का शिकार करती। दबाव और धमकियाँ जितनी बढ़ती गई थी, सलार सिकंदर की ज़िद भी इतनी ही बढ़ती गई थी। अगर सिकंदर उस्मान इसके बारे में ये कहते थे कि वो डिटाई में इसका कोई मुकाबला नहीं था, तो वो ठीक कहते थे। उसका एक अमली मुजाहरा इसने वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक के हेड क्वार्टर्स में 7 लोगों के इस ग्रुप के सामने भी पेश कर दिया था, जो सलार सिकंदर जैसे ओहदेदारान को चुटकी बजाते में मोम की नाक की तरह मोड़ लेते थे। तुम क्या चाहते हो? 3 घंटे के बाद बिराकर माइकल ने इसकी जिद के सामने हथियार डालते हुए जैसे इससे पूछा था। एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी टीम जो इस प्रोजेक्ट का नए सिरे से जायजा ले और इसके बाद पिग्मीज और इस बरानी जंगलात की बेहतरीन मफाद में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दें या कोई ऐसा हल निकाले जो इन जंगलात में रहने वाले लोगों के लिए काबिल कबूल हो। और मैं मकामी लोगों की बात कर रहा हूँ, वहाँ के मकामी हुकूमत और इसके ओहदेदारान की बात नहीं कर रहा। सलार सिकंदर ने जवाबन वही मुतालबा दोहराया था जो इसकी प्रेजेंटेशन की बुनियाद था। तुम्हारी कीमत क्या है? अलेक्जेंडर ने जवाबन जो सवाल इससे किया था, इसने सलार सिकंदर जिससे बात करने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो इस हेडक्वार्टर्स में हर गर्म गुफ्तगू की तवक्का कर सकता था, लेकिन मामलात को निपटाने के लिए इस जुमले की नहीं। कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए तुम अपने इस मुतालबे से हट जाओ। हमें बताओ वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर तुम मुझसे सौदा या हमसे सौदा कर लो। राफेल ने बात जारी रखते हुए कहा। सलार ने टेबल पर रखी अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर दी। मेरी कोई कीमत नहीं है और मैंने वर्ल्ड बैंक को इसी गलत फहमी में ज्वाइन किया था कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूँगा जो दुनिया में अपने प्रोफेशनल महारत और काबिलियत से जाने जाते हैं। अगर ब्रोकर्स के साथ काम करना होता, बेचने, खरीदने और कीमत लगाने वाले स्टॉक एक्सचेंज में करता या किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वह नरम लहजे में इसके मुंह पर जूता मार गया था और इस जूते की चोट इन 7 लोगों ने एक ही शिद्दत के साथ महसूस की थी। वो सादा जुबान इन्हें दलाल कह रहा था और वो ठीक कह रहा था। सलार सिकंदर के साथ तो मामला तय करने के लिए इन्हें जिन लोगों ने भेजा था, वो सलार सिकंदर के साथ मामला तय होने के बाद इन्हें इनका कमीशन मुख्तलिफ शक्लों में अदा करते। वो वर्ल्ड बैंक के अंदर बनी हुई लॉबीज़ के नुमाइंदे थे जो बज़ाहिर मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन दर हकीकत वो इन बड़े कारपोरेट सेक्टर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे जो अपनी अपनी हुकूमतों की आड़ में काम करते थे। इन 7 लोगों में से किसी ने मज़ीद कुछ नहीं कहा था। सते हुए और तने हुए चेहरों के साथ वो सब भी अपने कागजात और लैपटॉप संभालने लगे थे। मीटिंग किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गई थी और सलार को अंदाज़ा था कि इस मीटिंग में की जाने वाली बातों के बाद वर्ल्ड बैंक में इसका कैरियर भी ख़त्म हो गया था। वो मीटिंग हेडक्वार्टर्स में होने वाली हर मीटिंग की तरह रिकॉर्ड हुई थी। सलार को इसका अंदाज़ा था, लेकिन इसे ये तवक्का नहीं थी कि वो मीटिंग बराह रास्त किसी दूसरी जगह पर पेश भी की जा रही थी। सलार सिकंदर के इस बोर्ड रूम से बाहर आने से पहले इससे निपटने के लिए दूसरी हिकमत अमली तय हो गई थी। अलेक्जेंडर राफेल बोर्ड रूम से सलार के पीछे आया था और इसने चंद मिनटों के लिए इससे अलहदगी में बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। सलार कुछ उलझा लेकिन फिर आमादा हो गया था। वो कौन सी बात थी जो बोर्ड रूम में नहीं कही जा सकती थी और अब इस 1-to-1 मीटिंग में कही जाती? वहाँ वो बातें भी कह दी गई थी जो वर्ल्ड बैंक जैसी मोतबर ऑर्गेनाइजेशन के किसी फर्द से सलार इंफरादी तौर पर भी सुनने की तवक्का नहीं रखता था। चाहे जायका ये कि वो इज्तिमाई तौर पर इसे कही जाए, वो सिर्फ मायूस नहीं हुआ था, इसकी हिम्मत टूट गई थी। इसने वर्ल्ड बैंक को इसलिए और इन मकासद को पूरा करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। अलेक्जेंडर राफेल के ऑफिस में वो इसी पैराए की कोई मज़ीद गुफ्तगू सुनने की तवक्का के साथ गया था, मगर अपने ऑफिस में अलेक्जेंडर राफेल का रवैया इसके साथ हैरानकुन तौर पर मुख्तलिफ था। मुझे ये मानने में कोई शुबा नहीं कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और सिर्फ मैं नहीं, प्रेजेंटेंट भी। इसके पहले ही जुमले ने इसको हैरान कर दिया था। वो कॉफ़ी का कप इसके सामने रखते हुए अपना कप लिए अपनी सीट की तरफ चला गया था। प्रेजेंटेंट से मुराद अलिफ एडगर था जो इस वक्त वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था और राफेल इसके करीब तरीन माउनीन में से था, बल्कि कई एतबार से इसको प्रेसिडेंट का दस्तरास्त भी समझा जाता था। अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राफेल का अंदाज़ बदल चुका था। इसके चेहरे की कड़कती होंठों की इस खम की वजह से कुछ कम हो चुकी थी, जिसे सिर्फ डिक्शनरी में मुस्कुराहट कहा जाता था, लेकिन इसका मकसद वो नहीं था जो मुस्कुराहट का मतलब होता था। प्रेसिडेंट हमेशा से बहुत ज़्यादा तवक्कात रखते थे अफ्रीका के लिए। जो वज़न इनका है, इसे जो अमली जामा पहना सकता है वो सिर्फ तुम हो, और ये प्रोजेक्ट तो इन सैकड़ों प्रोजेक्ट में से सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट।
जो वो तुम्हारे लिए सोचते हैं वो बहुत बड़ी शय है। तुम्हारे ज़रिए अफ्रीका की तकदीर बदली जा सकती है और मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट अफ्रीका के बारे में बहुत संजीदा हैं। वो मुखलिस हैं और वहाँ से भूख, गुर्बत और बीमारी को वाकई मिटाना चाहते हैं। पेट्रस अबिका एक बेवकूफ़ आदमी है जो कुछ ऐसे लोगों के हाथों में खेल रहा है जो अफ्रीका की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। सलार को गुफ्तगू में पेट्रस अबिका का वाला सुनकर हैरत नहीं हुई थी। वाशिंगटन में बैठे लोग मुकम्मल तौर पर इस बात से बाखबर थे कि इसकी मायत कल्ब के पीछे कौन था। तुमने कोई सवाल नहीं किया। राफेल को अचानक इसकी खामोशी चुभी। अगर वो सलार को इसके बारे में प्रेसिडेंट की तारीफ़ी कलमात पहुंचाकर इसे जोश दिलाना चाहता था, वो नाकाम हो रहा था। सलार के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरे पास जो भी सवाल थे वो मैंने अपनी रिपोर्ट में उठा चुका हूँ। मेरी खुशी है प्रेसिडेंट अफ्रीका में मेरे काम और इस रिपोर्ट से मुतासिर है, लेकिन मैं ज़्यादा खुश तब होऊंगा जब इस रिपोर्ट पर मुझे वर्ल्ड बैंक का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। बैंक तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा देना चाहता है और ये प्रेसिडेंट की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से हो रहा है। इस महीने के आखिर तक 2 वाइस प्रेसिडेंट्स अपने टेनर्स मुद्दत मुलाजमा पूरी करके अपने ओहदों से अलग हो रहे हैं और इनमें से एक सीट तुम्हें अपॉइंट करना चाहते हैं वो। और इस सिलसिले में अमेरिकन गवर्नमेंट से भी बात हुई है इनकी, वहाँ से भी रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। तुम यकीनन डिज़र्व करते हो कि तुम्हें तुम्हारी सलाहियत और काबिलियत के हिसाब से ओहदा दिया जाए। राफेल इस तरह बात कर रहा था जैसे बहुत बड़ा राज इस पर अफशां किया जा रहा है, ऐसा राज जिसको जानने के बाद सलार सिकंदर की बातें खुल जाती हैं। इसकी मायूसी की इंतहा नहीं रही थी जब इसने मेज़ की दूसरी तरफ बैठे अपने से 15 साल छोटे इस 37 साल मर्द के चेहरे को इस खबर पर बेतासुर पाया था। और वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के बदले में मुझे क्या करना है? राफेल को अपनी इतनी लंबी तकरीर के जवाब में इतना डायरेक्ट और दो टोक सवाल सुनने की तवक्का नहीं थी। प्रेसिडेंट को इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, मुतलिक और गैर मशरूत सपोर्ट। राफेल ने अपने लफ्ज़ी और तमहीदों में वक्त ज़ाया नहीं किया था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि सलार सिकंदर के लिए वो दोनों चीज़ें बेकार और बेअसर थीं। मेरा ख्याल है मैं वो नहीं दे सकूंगा। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मेरी जो राय और स्टैंड है वो मैं बता चुका हूँ। उमरात और ओहदे मेरे स्टैंड को बदल नहीं सकते। मेरी ख्वाहिश है अफ्रीका के लिए प्रेसिडेंट इतनी हमदर्दी और इखलास रखते हैं तो वो इस रिपोर्ट से सिर्फ मुतासिर ना हो, वो फौरी तौर पर इस कोई एक्शन ले। क्या कुछ है और जो आपको कहना है वो आप करके दिखाएं। सलार ने कॉफ़ी के इस कप को हाथ भी नहीं लगाया था जो इसके सामने पड़ा था। अलेक्जेंडर राफेल दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोगों के साथ काम कर चुका था। सलार सिकंदर को इस मुलाकात से पहले कुछ भी नहीं समझता था। वो अभी से बेवकूफ़ समझता था। 37 साल की उम्र में प्लेट में रखकर उसे इतना बड़ा ओहदा पेश किया जा रहा था और वो इसे ठुकरा रहा था। गरूर था तो बेजा था, बेवकूफ़ी थी तो इंतहा की थी और तिनक था तो बेमकसद। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी ज़हीन आदमी को इतना बेवकूफ़ और बेगर्ज नहीं पाया था। वो ये एतराफ़ नहीं करना चाहता था पर कर रहा था। वो पहली बार जहानत को बेलोस और बेगर्ज देख रहा था और वो जानता था वो जिस दुनिया में काम कर रहा था वहाँ इस बेगर्ज और बेलोस जहानत को अरूज कभी हासिल नहीं होता। वहाँ बैठे उसने सलार सिकंदर से कहा था, तुम्हें सब कुछ आता है, टैक्ट नहीं करते, इसलिए तुम कामयाबी के सबसे ऊपर वाले जीने पर कभी खड़े नहीं हो सकोगे। वह इससे ऐसी बात नहीं कहना चाहता था फिर भी कह रहा था। अगर टैक्टफुल होने का मतलब बेज़मीर और बेदयानत होना है तो फिर यह खसूसियत मैं कभी अपने अंदर पैदा नहीं करना चाहूँगा। मैं अपना इस्तीफ़ा आज ही मेल कर दूँगा। वो उठ खड़ा हुआ था। उसने आखिरी मुसाफे के लिए अलेक्जेंडर राफेल की तरफ टेबल पर कुछ झुक कर हाथ बढ़ाया। राफेल उठना नहीं चाहता था लेकिन इसे उठना पड़ा। वो मुसाफा करके दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सलार सिकंदर की पुश को देखता रहा और क्यों देखता रहा वो नहीं जान पाया था। सलार सिकंदर जब वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर से निकला इस वक्त बूंदाबांदी हो रही थी। वो कैब पर वहाँ आया था और वापसी पर भी इसको कैब पर ही वापस जाना था, मगर वो कुछ वो पिछले चंद घंटों में अंदर भुगत आया था। इसके बाद वो बेमकसद हेडक्वार्टर से बाहर आकर पैदल फुटपाथ पर चलता रहा। इसका होटल वहाँ से करीब था। वो पैदल चलता रहता तो आध पौन घंटे में वहाँ पहुँच जाता। वहाँ आते हुए उसे जल्दी थी, वापस जाते हुए नहीं। बूंदाबांदी की वजह से सर्दी बढ़ गई थी मगर वो अपने सूट के ऊपर लॉन्ग कोट पहने हुए था। वो बॉम्बे से चलते हुए वाशिंगटन की अगली 3 दिन की मौसम की पेशगोई पढ़कर चला था। अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजारने की वजह से वो जैसे आदी हो गया था एक लगी बदी और मेकानिकी अंदाज में ज़िंदगी गुजारने का, जहाँ हर चीज़ पहले से देख कर की जाती है। मौसम का हाल देख कर सफ़र प्लान किया जाता है, बैंकिंग करवा कर किसी होटल के लिए रवाना हुआ जाता है। हर चीज़ के लिए पहले से तय किया जाता है। उसने वर्ल्ड बैंक में इस जॉब का भी इसी मेकान के प्रोफेशनल अंदाज में अदराक किया था, लेकिन जो कुछ वह भुगत रहा था वो कभी इसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा। डॉक्टरेट की डिग्री के हसूल के बाद वो इसकी पहली जॉब थी और वह इस जॉब से बहुत खुश था। वो अब ज़िंदगी को 5
10-15-20 सालों के तनाज़ुर में देखता था, क्योंकि अब इसे अपने साथ साथ कुछ और ज़िंदगियों की जिम्मेदारियों को भी उठाना था और अब एकदम अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के सबसे बड़े बहरान में फंस गया था। इसके साथ बीवी और बच्चों की जिम्मेदारियां ना होती तो तब वो इस तरह परेशान ना होता, क्योंकि जो नताइज होते इसके किसी भी फैसले के वो सिर्फ इसे भुगतने पड़ते, लेकिन कोई और इसके फैसले से पहुंचने वाले किसी नुकसान में शरीक ना होता। लेकिन अब फुटपाथ पर चलते चलते इसने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। वो चंद दिन पहले तक अपने आप को दुनिया का मसरूफ़ तरीन इंसान समझता था और अब चंद घंटों के बाद दुनिया का बेकार तरीन इंसान। जारी है नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।